हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए। और इसी वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रीस की आजादी। आखिर इस वीडियो में ग्रीस की आजादी के विषय में चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तौर पे आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पूरे समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिएगा। आइए हम लोग वीडियो के अंतर्गत समझते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिएगा यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में सुधार। अच्छा, आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए। अच्छा, जब भी 19वीं सदी की बात किया जाए, आप ध्यान दीजिए, मतलब आपके अंदर विचार आने चाहिए 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में। अच्छा, 1800 1900 की ईस्वी के बीच में आप जानते हैं कि फ्रांस में क्रांति हो गई थी और क्रांति के दौरान बहुत से जो छोटे छोटे प्रांत थे उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। अच्छा, जब राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी सभी लोग राष्ट्रवादी बन रहे थे, देश से प्रेम करना स्टार्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कल के वीडियो में मैं आपको बताया था कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के विषय में। जो किसान थे, मजदूर थे, दास थे और महिलाएं थे, ये व्यापार करके एक नए वर्ग का उद्भव किए थे। जो कौन से वर्ग कहे जाते हैं? मध्यम वर्ग कहे जाते हैं। आइए ध्यान दीजिए, 18वीं 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में यूरोप की स्थितियां कैसी थी, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1834 में पर्शिया की पहल पर, जो पर्शिया एक क्या था, क्षेत्र था, देश था, जोवरलिन की कस्टम यूनियन का गठन करता है। ये किसके गठन करता है? जोवरलिन कस्टम का गठन करता है। और गठन करने के बाद अधिकांश जर्मन राज्य इस यूनान में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। आप समझिएगा, अभी का जो यूनान है, अभी का जो जर्मनी है, अर्थात जर्मनी है, ये पहले 39 छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। अगर ये 39 छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे सूबों के रूप में, प्रांतों के रूप में बटा हुआ था, तो यहाँ पर 39 राजा क्या करते थे? राज करते थे और अपने हिसाब से वो राज्य को चलाते थे। वो कहते थे कि राजा राजा से प्रेम करना ही राष्ट्रवादी कहलाता है। और जो जर्मनी था 39 छोटे छोटे अगर राज्यों में बटा हुआ था, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में मुद्राएं अलग अलग चलती थी। मतलब अगर मुद्राएं अलग अलग चलेंगी तो इन्हें व्यापार करने के लिए अब सुविधा होगी। अगर असुविधा होगी तो जैसे इमेजिन करो, भारत की सिचुएशन में समझिएगा, यदि हम उत्तर प्रदेश से पंजाब तक के आयात निर्यात करें और पंजाब से फिर दिल्ली चले जाएं, फिर दिल्ली से मुंबई चले जाएं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर मुद्राएं अलग अलग होंगी तो व्यापार करना कितना कठिन रहेगा। आखिर व्यापार करने के लिए यहाँ पर अलग अलग मुद्राएं की आवश्यकता होगी। और इस जर्मनी में 39 राज्य छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटे हुए थे। इनकी मुद्राएं भी कैसी थी? अलग अलग थी। तो इन्होंने सोचा कि पर्शिया की जोवरलिन कस्टम यूनियन के साथ गठन कर लिया जाए। और गठन करने के बाद जो पर्शिया था उन्होंने कहा कि भाई आप एक प्रांत बन जाइए, अर्थात एक देश बन जाइए। आप 39 राज्यों में बंटने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप एक राष्ट्रवादी की प्रति रहिए, राष्ट्र से प्रेम करिए। और अब के समय वो जनवरी बना हुआ है। आइए इस वीडियो के अंतर्गत समझते हैं। अधिकांश भाग जर्मन राज्य भी इस यूनियन में क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। कौन सी यूनियन में शामिल हुई थी? जोवरलिन के कस्टम यूनियन में शामिल हो गई थी। ये कस्टम किसका था? ये पर्शिया के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट चुंगी की सीमाएं समाप्त की गई। मतलब चुंगी की सीमाएं मतलब अगर आप एक एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक आयात निर्यात करते हैं तो वहां पर मुद्राएं अलग अलग हैं। अगर मुद्राएं अलग अलग हैं तो ये किसकी सीमाएं हैं? चुंगी की सीमाएं हैं। मतलब अलग अलग आयात निर्यात करने के लिए अलग मतलब मुद्राएं आवश्यकता होनी चाहिए। और मुद्राओं के प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। मतलब जो जर्मनी में 39 छोटे छोटे राज्यों में 30 से अधिक, मतलब 30 प्रकार की मुद्राएं चलाई जाती थी। अब इसे घटाकर कौन से कस्टम के अनुसार? जोवरलिन कस्टम यूनियन के अनुसार इसे 30 से घटाकर नाम मात्र केवल क्या कितने कर दिए गए? 2 मुद्राएं के रूप में चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस बीच रेल नेटवर्क के विभाग का आवागमन और सरल बना दिया गया। मतलब इसी बीच में रेल नेटवर्क का भी एंट्री हो गया और व्यापार करने के लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, इससे एक तरह आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मतलब एक तरह राष्ट्रवादी का विकास हुआ, किस तौर पे? आर्थिक राष्ट्रवादी के तौर पे। अच्छा, अगर हम अपने देश के प्रति आखिर राष्ट्रवादी क्यों बने? सवाल आता है, हम अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी क्यों बने और देश से प्रेम क्यों करें? क्योंकि अगर हमें देश से एक व्यापार करने की सुविधाएं देता है, देश हमें आगे बढ़ने की सुविधाएं देता है, तो हम क्या करेंगे? अपने देश से राष्ट्रवादी बनेंगे, अर्थात राष्ट्रवाद रहेंगे, देश से प्रेम करेंगे। इसीलिए इसमें इस तरह की आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिससे यहाँ पर इनके व्यापार करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक बने। और 19वीं सदी में यूरोप में आर्थिक स्थितियों में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी सुधार हुए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीस की आजादी। आखिर ग्रीस की आजादी क्यों और कैसे कैसे संभव हुआ, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। आइए हम लोग ग्रीस की आजादी के विषय में चर्चा करते हैं। अच्छा, ग्रीस की आजादी के विषय में चर्चा करने से पहले मैं उनकी कहानियों के माध्यम से इंटरेस्टिंग तौर पे बताना चाहता हूँ। आप पहले कहानियों को आसानी से सुनिए, आराम से सुनिए, और फिर इसके बाद आखिर हम लोग पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ग्रीस की आजादी के विषय में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, इट इज ओपन चैलेंज, इससे बाहर नहीं बनेगा। ये आपके पॉइंट है। मैं ग्रीस की आजादी के विषय में बहुत से ज्यादा क्वेश्चन के विषय में आपको नहीं बताना चाहते। सबसे पहले आप समझिएगा ग्रीस की आजादी के विषय में, आप कहानियों के माध्यम से समझिए, ध्यान दीजिए। एक ऑटो वन बिस्मार्ट नाम का क्या था? साम्राज्य। ये जो ऑटो वन बिस्मार्ट, आप ध्यान से समझिएगा, ऑटो वन बिस्मार्ट, ये जो ऑटो वन बिस्मार्ट नाम का क्या था? साम्राज्य था। ये साम्राज्य पूरे ग्रीस पर कब्जा किया था, और ग्रीस पर कब्जा करने के बाद ये अपने अनुसार शासन चलाता था। अच्छा, ऑटो वन बिस्मार्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे। अच्छा, ये क्या है भाई? ये तो तुर्की है, मतलब तुर्की के लोग हैं, अर्थात आप क्या कह सकते हो? तुर्कीय साम्राज्य। तुर्की साम्राज्य मुस्लिम धर्म के सबसे ज्यादा प्रचारक थे। जब ये ग्रीस पर शासन करना स्टार्ट किए, तो ये अपने धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहे थे। और एक चीज आप कहानी को समझिएगा इंटरेस्टिंग तौर पे, ये जो ग्रीस है, ग्रीस का मतलब यूनान आज के जो है यूनान, ये यूनान ईसा मसीह धर्म के प्रचारक थे, ईसाई धर्म के थे। और जो ऑटो वन बिस्मार्ट थे, अर्थात तुर्की लोग थे, मुस्लिम धर्म के थे। जब ग्रीस के ऊपर कब्जा किए, तो ये लोग क्या किए कि ये जो ऑटो वन बिस्मार्ट थे, ये ग्रीस के ऊपर कब्जा किए, तो ये कहने लगे कि भाई आप मुस्लिम धर्म को ज्वाइन करो, नहीं तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, आप मुस्लिम धर्म के ज्यादा प्रचार करिए। और इसके बाद ये जो ग्रीस के लोग थे, ग्रीस के सपोर्टर जितने भी थे, उन्होंने कहा कि हमारी आजादी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और राष्ट्र के वादे के प्रति रहना है, अपने देश से प्रेम करना है, अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, अपने प्रांत से प्रेम करना है। अगर हमारे ऊपर कोई आ रहा है कब्जा करने के लिए, अपने शासन चला रहा है, तो उन्हें जरूर इस साम्राज्य से बाहर निकाला जाए। और इस साम्राज्य से बाहर निकालने की सबसे पहली नींव रखी गई 1821 ईस्वी में शुरू हुई। मतलब ग्रीस की आजादी का संघर्ष 1821 ईस्वी में शुरू हुआ था। ग्रीस की राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोग भी भारी समर्थक दिए जिन्हें देश से निकाला गया था, मतलब जिन्हें अपने देश से खुद ही निकाला गया था, स्वयं ही निकाला गया था। कौन निकाला था? ऑटो वन बिस्मार्ट निकाले थे। वो भी ग्रीस का सपोर्टर बन गए और कहने लगे कि नहीं, ऑटो वन बिस्मार्ट को नहीं निकालना चाहिए, ऑटो वन बिस्मार्ट को नहीं निकालना चाहिए, आपके ऊपर इनके ऊपर शासन नहीं करना चाहिए। तो आप समझिएगा कि वो भी क्या करने लगे? समर्थन करने लगे। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों का भी समर्थन मिला, मतलब पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों का समर्थन मिला। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये ऑटो वन साम्राज्य है, और जो नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीस साम्राज्य के हैं। तो आप समझिएगा, पॉइंटों को समझिएगा, एक एक करके बिंदुओं को समझिए।
पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला, जो प्राचीन ग्रीस संस्कृति के सम्मान करते थे, जो प्राचीन ग्रीस संस्कृति के सम्मान करते थे, आदर करते थे, अर्थात ईसा मसीह धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे, ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, इनसे प्रचारित थे। फिर इसके बाद आता है मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने के बाद इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों ने भी जन भावना के प्रति भरपूर कोशिश किया। मतलब कवि और कलाकार बहुत ही ज्यादा प्रचार किए। कवि गीत लिखते थे, कलाकार जाकर एक स्थान से दूसरे जाकर पेंटिंग के माध्यम से वो प्रचार करते थे। वो पेंटिंग, बड़ी बड़ी पेंटिंगें बनाकर ऑटोमान बिस्मार्ट हमें राष्ट्र के प्रति रहना है, तो ये पेंटिंगों के माध्यम से दूसरों को क्या करते थे, जागृत करते थे। और कवियां भी भाई गीत लिखकर, कवि लिखकर ये लोग क्या करते थे, धर्म के प्रति प्रचार करते थे, अपने ईसाई धर्म के प्रति प्रचार करते थे। अब इसके बाद आता है, यहाँ यह बताना जरूरी है कि ग्रीस उस समय ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मतलब 1821 ईस्वी के पहले जो ग्रीस था, ऑटोमान बिस्मार्ट का क्या था, एक हिस्सा हुआ करता था। अब आने वाले समय में जब वहां पर क्रांति हुई 1821 ईस्वी में शुरू हो गई क्रांति, तो ये बताया गया कि अधिकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी, अच्छा ट्रीटी का मतलब होता है वादा, ट्रीटी का मतलब क्या होता है, वादा। इन वादे के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश को मान्यता दे देंगे। मतलब अब ग्रीस क्या हो गया है, 1832 ईस्वी में ग्रीस क्या हो गया, अपने में स्वतंत्र हो गया, अर्थात आजाद हो गया। इसके बाद आता है ग्रीस की लड़ाई ने पूरे यूरोप में पढ़े लिखे वर्ग के राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत कर दी। मतलब ग्रीस एक छोटा राज्य था, छोटा साम्राज्य था, और ये पढ़े लोगों के बीच में ये राष्ट्रवादी की भावनाएं बहुत ही अधिक डालते। अब इसके बाद ये कहानी में इंटरेस्ट आते हैं। अब ये जो ऑटोमान था, दूसरे देशों पर भी भाई कब्जा जमाया हुआ था। अगर ये ग्रीस को छोड़ा है तो दूसरे देशों पर भी कब्जा जमाया हुआ था। अभी मैंने आपको बताया जो जर्मनी था 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटा हुआ था, और वहां पर 30 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। छोटे छोटे राज्यों में एक प्रांत जाते थे तो दूसरी मुद्राएं, दूसरे क्षेत्र जाते थे तो दूसरी मुद्राएं। जैसे आज के भारत की सिचुएशन में समझिएगा, अगर हम उत्तर प्रदेश से पंजाब तक की क्या करें, आयात निर्यात करें, यहाँ से पंजाब जाए तो वहां पर दूसरे मुद्राएं चलने लगती हैं, और पंजाब से दिल्ली जाए तो दूसरी मुद्राएं चल रही थी, दिल्ली से मुंबई आए तो दूसरी मुद्राएं चल रही थी। अलग अलग प्रकार की अगर मुद्राएं चल रही थी तो व्यापार करना बहुत ही ज्यादा क्या था, कठिन था उस दौरान। वहां पर आप देखिए 19वीं शताब्दी में 1800 से 1900 के बीच में आर्थिक स्थितियों का विकास बहुत ज्यादा हो रहा था यूरोप में। इसी बीच में ये जो ग्रीस था, ग्रीस भी आजाद हो गया था। कब आजाद हुआ था? 1832 ईस्वी में। आजादी का संघर्ष कब शुरू हुआ था? 1821 ईस्वी में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। और कौन से वादे के मुताबिक? कॉन्स्टेंटिनोपल वादा के अनुसार, ट्रीटी मतलब होता है वादा के अनुसार, ये ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। ग्रीस की लड़ाई क्या होगी, बहुत ही ज्यादा इस दौरान समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो को आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग तौर पे। अगर आपको इस वीडियो को समझ में आ गया हो गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।